मायके से बुलावा आया है। हर घर की तरह सुनीता की बहुओं में भी जरा सी भी नहीं बनती थी, पर सुनीता बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे क्या करना है और कैसे घर की शांति को बरकरार रखना है, जिस वजह से सुनीता के घर में शांति भी थी और उसकी दोनों बहुएं उसके खिलाफ भी नहीं जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता की बड़ी बहू अंशिका अकेले किचन में खाना बना रही होती है। उस दिशा महारानी की तो मजे ही हैं। क्या क्या सपने थे मेरे। देवरानी आएगी तो घर के कामों से मुझे फुर्सत मिल जाएगी, पर देवरानी के आने के बाद तो घर के काम बढ़ गए और फुर्सत नाम की चीज ही नहीं मिल रही मुझे। इतना सोचकर अंशिका कामों में लग जाती है। तभी सुनीता वहां आती है और अंशिका को एक के बाद एक काम बताने लगती है। बहू, खाना बनाने के बाद आज खीर बना लेना, बहुत दिन हो गए। वैसे भी खाना खाने के बाद मीठे में कुछ नहीं रहता, कभी कभी कुछ मीठा भी बना लिया कर। जी माँ जी। अब ये काम भी मैं ही करूँ? हाँ, छोटी बहू रानी तो घर की महारानी जो है, इसीलिए तो माँ जी सारा काम मुझसे करवाती रहती है। पर मैं भी देखती हूँ कब तक वो महारानी आराम करती है। अभी जाकर उसे बोलती हूँ कि खीर वो बनाएगी। अंशिका अपनी सास के सामने हाथ तो कर देती है, पर खीर का नाम सुनकर अंशिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और सुनीता के वहां से जाते ही अंशिका भी वहां से गुस्से में दिल मिलाती हुई अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहां वो देख रही है कि उसकी देवरानी तो फोन पर बात कर रही है। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी ना काफी दिन हो गए हैं ससुराल में। कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाने से मायके वालों के साथ हम बहुओं को भी अच्छा लगता है। वैसे भी जब से शादी हुई है ना, मानो जैसे मायका तो छूट ही गया है। ओहो, महारानी फोन पर अपने मायके वालों से बात कर रही है, तब महारानी मायके जाने का प्लान बना रही है। मैं भी देखती हूँ ये मैडम इतनी जल्दी फिर से कैसे जाती है, पर करूँ क्या। अंशिका दिशा की बिना पूरी बात सुने ही वहां से चली जाती है और रात को अपने पति से इस बारे में बात करती है। देख रहे हो राहुल, तुम्हारी माँ दोनों बहुओं में कितना फर्क करी है। अरे आप क्या फर्क कर दिया माँ ने तुम दोनों बहुओं के बीच में, जो तुम फिर से माँ की शिकायत मुझसे लेकर बैठ गए। देखो राहुल, तुम्हें बुरा लगेगा, पर तुम्हारी माँ फर्क तो करती है। तभी तो छोटी बहू को हर दूसरे तीसरे दिन मायके जाने देती है और घर का कोई काम भी नहीं करने देती। और वो दिशा मैडम अभी पिछले महीने ही मायके से होकर आई है और आज फिर अपने मायके वालों से बात कर रही थी, मैं मायके आ रही हूँ। अरे तो क्या हो गया, उसके मायके वाले उसे याद करते हैं इसीलिए क्या आ रही होगी। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे मायके वाले मुझे याद नहीं करते? मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने मायके जाऊं। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम भी चली जाओ अपने मायके, ऐसे नाराज क्यों हो रही हो। और वैसे भी माँ कौन सा तुम्हें मायके जाने से मना करेगी, तुम्हें मायके गए हुए वैसे काफी दिन हो गया। चलो, किसी को तो मेरा दुख नजर आया इस घर में, वरना मुझे तो लगा था तुम माँ बेटे एक जैसे हो। अरे क्या अंशिका, तुम भी ना छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और हमेशा तुम्हारी ही साइड रहूंगा। भला मुझे क्यों नहीं दिखेगा तुम्हारा दुख। चलो अब जल्दी से ना खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। खाना मैंने बना दिया है, पर खिलाएगी वो महारानी आप सबको। वैसे भी मेरे सर में दर्द है, मैं आज बाहर नहीं जाने वाली। कोई पूछे तो कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसा आप कहो मैडम। अंशिका रात के काम से बचने के लिए बहाने बना देती है और दिशा सभी घर वालों को खाना खिलाती है। रात के सारे बर्तन भी धोती है और सो जाती है। अब अगली सुबह दिशा अपनी सास से बात करती उससे पहले ही अंशिका के दिमाग में एक प्लान आता है। राहुल जी ने तो मेरा साथ दिया और कहा कि मैं मायके चली जाऊं, पर अगर हम दोनों मायके चले गए तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी मेरे ही मायके जाने पे रोक लगा दे। एक काम करती हूँ, मौसी जी को फ़ोन करती हूँ, अब मौसी जी मेरे काम आएंगी। अब क्या था, अब बिना कोई देरी करे अंशिका अपनी मौसी सास को फ़ोन करती है और उनसे कहती है, मौसी जी कैसी हैं आप? अरे अंशिका बहू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आज तूने मुझे कैसे याद कर लिया? अरे आप है ही इतनी अच्छी तो आप तो याद आएंगी ही। और आपको क्या पता, कुछ दिन से ना माँ जी का ज़रा भी मन नहीं लग रहा है, आपको बहुत याद कर रही है। पर आपको देखकर लगता है कि आपको माँ जी की ज़रा भी याद नहीं आती। हाय हाय बहू, ऐसा क्यों कह रही है तू? तो जानती है ना मैं अपनी जीजी से कितना प्यार करती हूँ। अगर इतना ही प्यार है माँ जी से तो आप उनसे बात क्यों नहीं करती? मिलने क्यों नहीं आ रही? कितना समय हो गया आपको आए हुए यहाँ। आप देवर जी की शादी में ही आई थी। पता है कल आपको माँ जी कितना याद कर रही थी। अगर कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या करूँ अंशिका बहू, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। मेरी बहू नहीं है ना, तो मुझे अकेले ही सब देखना पड़ता है।
पर मेरी जीजी मुझे इतना याद कर रही थी, मैं नहीं जानती थी। अब मैं ना कल ही आ रही हूँ, बता देना जीजी को। जी मौसी जी, क्यों नहीं। पर मौसी जी, आप ना माँ जी को मत बताना कि मैंने आपको बताया था कि माँ जी आपको याद कर रही है। आप उन्हें सरप्राइज देना। हाँ हाँ बहू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में, तो बेफिक्र रह। अब आएगा मजा। अब मुझसे पहले दिशा माँ जी से मायके जाने की बात करे, मैं जाकर माँ जी से कह देती हूँ कि कल मौसी सास आ रही है, और मौसी सास आए और कोई मायके चली जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंशिका बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान कामयाब जो हो चुका था। अंशिका जल्दी से अपनी सास के पास जाती है और उसे मौसी सास के घर आने की खुशखबरी देती है। माँ जी, आपको पता है कल मौसी सास आ रही हैं। अभी अभी उनका फोन आया था मेरे पास। क्या? कल मेरी बहन आ रही है? पर उसने तो मुझे बताया ही नहीं, और ऐसे अचानक। क्या माँ जी, आप तो जानती है ना मौसी सास आपको कितना प्यार करती है। हर महीने तो उन्हें आपकी याद सताती है। आ गई होगी फिर से आपकी याद, इसीलिए अचानक से आ रही हैं कल। हाँ बहू, खैर कुछ भी हो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आखिर इतने दिनों बाद मेरी बहन जो आ रही है। अंशिका और सुनीता बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ दिशा आ जाती है और दिशा अपनी सास से कहती है, अच्छा वह दीदी जो आप भी यहीं पर हैं, पर माफ़ करना दीदी, मुझे आपको बताने में देरी हो गई क्योंकि जब से मेरी आपकी माँ से बात हुई ना, तब से आप मुझे नज़र ही नहीं आई। माँ जी, मैं आप दोनों को ये बताने वाली हूँ कि कल मेरे पास जेठानी जी की माँ का फ़ोन आया था। वो जेठानी जी को बहुत याद कर रही है। जेठानी जी, आप कल अपने मायके चली जाना। क्या? मेरी माँ का फ़ोन तुम्हारे पास आया था? मेरी माँ ने मुझे क्यों फ़ोन नहीं किया जो तुम्हें फ़ोन कर दिया? वो दरअसल दीदी, कल रात को पहले आपकी माँ ने आपको ही फ़ोन किया था, पर आपका फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं बता दूंगी, पर मेरे ना दिमाग से निकल गया। मुझे माफ़ कर दो। क्या? कल बड़ी बहू को अपने मायके जाना है और ये बात मुझे तुम दोनों आप बता रही हो? अरे कल मेरी बहन आ रही है और तुम जानती हो ना वो कितनी चुलबुली है। वो घर में आए और कोई एक बहू अपने मायके चली जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटी बहू की बस के नहीं है अकेले घर संभालना और मेरी बहन को देखना। बड़ी बहू, जब मेरी बहन अपने घर चली जाए वापस, तब तुम जाना अपने मायके। कल मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना दोनों? क्या? पर क्यों माँ जी? अरे बहू, अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी? मैंने कह दिया कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, और तू मायके चली गई तो छोटी बहू अकेली नहीं पड़ जाएगी। सुनीता अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अंशिका अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और मन ही मन खुद को कोसने लगती है। ये क्या किया मैंने? कल मुझे दिशा की पूरी बात सुननी चाहिए थी। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और उस बड़बौली मौसी सास को बुला लिया। अब वो कल मुझे एक पैर पर नचाएगी। हाय मेरी फूटी किस्मत। क्या हुआ दीदी, आप इसे सर पकड़ कर क्यों बैठ गई? आप कल मायके नहीं जा पा रही हैं इसलिए दुखी है ना? हाँ, कल मैं अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? पर इसमें मेरी क्या गलती? आपका फोन बंद था इसलिए आपकी माँ ने मुझे फोन करके बोला। सही बोल रही हो, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। अब हटो मेरे रास्ते से। इतना बोलकर अंशिका दिशा को धक्का मारकर वहां से चली जाती है। अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव देखकर दिशा खुद से कहती है, पता नहीं कभी कभी जेठानी जी को क्या हो जाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। खैर, कल मौसी सास आने वाली है और आज मेरे पास बहुत सारा काम है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो मौसी सास का मुंह फूल जाएगा, जैसे अभी जेठानी जी का फूला है। अंशिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दिशा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। बेचारी अंशिका कमरे में जाकर अपनी गलतियों का अफसोस करती है, पर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि गलती तो उसी की थी। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। अक्सर दूसरों का बुरा सोचने से हमारा ही बुरा हो जाता है। बेला एक अमीर घराने की लड़की होती है। उसके पिता एक बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन बेला को मिडिल क्लास यश से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है। ससुराल में सास महिमा, ससुर गगनलाल और छोटी ननद नूतन होते हैं। अब देखते हैं कि ससुराल में आने पर कैसे सास पे बहू भारी होती है। बेला बहू, बेला बहू, मेरे मूली के पराठे बने कि नहीं, या सीधा अगले साल तक बनाओगी? मम्मी जी, ये लीजिए दही और पराठे।
सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया। अब मेरे बंगले में तो इतने नौकर थे, मैंने तो लाइफ में कभी गैस ऑन तक नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा टाइम के मामले में एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके भाभी, लेकिन प्लीज आप भी ना जल्दी जल्दी सीख लीजिए। हाँ। बेला रसोई में चली जाती है। महिमा और नूतन आपस में फुसफुसाते हैं। इस बेला के पास तो बहुत सारा पैसा और जेवरात पड़े हुए हैं, पर अब इससे मैं अपने मुंह से तो नहीं मांग सकती ना। इसकी नजरों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसके जेवर और पैसे हमें मिल जाए। मेरे पास ना एक आइडिया है मम्मी। हम यश भाई को बोलकर बेला भाभी से पैसे और जेवर ले सकते हैं। बेला भाभी उनसे तो बहुत प्यार करती हैं, वो तो उनके लिए जान भी दे सकती हैं। तो पैसे और जेवर तो बहुत ही मामूली चीज है। इससे आपकी ईगो भी स्ट्रांगली बनी रहेगी ना मम्मी, और आपको इजीली अपनी बहू का सारा सामान अच्छे से मिलता जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही बढ़िया आइडिया है। लेकिन मुझे भी आधा हिस्सा मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल आइडिया तो मेरा है ना। अरे हाँ हाँ, दे दूंगी, बढ़िया आई। और फिर क्या, लालची सास अपने बेटे यश पे वार करके बहू बेला के पैसे और जेवर हड़पने की चाल शुरू करती है। ये ले बेटा, तेरे पसंदीदा मालपुए। मैं जानती हूँ तुझे घी कितना पसंद है, इसलिए इन्हें घी में ही डिप फ्राई किया है। खा बेटा, और लेना बेटा। मजा आ गया। इतना टेस्टी और अमेजिंग मालपुए पूरी दुनिया में ना माँ सिर्फ आप ही बना सकती हो। शुक्रिया बेटा। अच्छा बेटा सुन ना, वो दरअसल कमला की बेटी रश्मिका की शादी है। अब उनका और हमारा कितने सालों का पुराना रिश्ता है। कमला की बेटी को शगुन के तौर पर कुछ पैसे और जेवर तो देने ही होंगे, तो फिर तू बेला बहू से कुछ पैसे और जेवर ले लेता और मुझे दे देता तो। अरे मम्मी, मैं दिलाता हूँ ना आपको, अब टेंशन फ्री रहो ना। अरे नाना बेटा, दो क्यों अपनी जेब खाली कर रहा है। अब बेला इतने बड़े आलीशान और पैसे वाले अमीर खानदान से आई है, उसके पास तो अलमारी भर भर के जेवर है। तो जब घर में ही आता है तो दूसरी जगह से क्यों रोटियां लानी, तो उससे ले लेना। अरे मुझे कल दे दे। पर देख, मेरा नाम मत लेना, हाँ, अजीब सा लगता है ना बेटा। तू बोलना कि तुझे किसी काम से चाहिए। चल, अब तो ये मालपुए खा, मैं और तलती हूँ। महिमा वहां से चली जाती है। यश बाद में अपने कमरे में बेला से पैसे और गहने मांगता है। तभी बेला कुछ नहीं बोल पाती और वो दे देती है। ये लो यश, तुम्हें जब भी पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे बोल देना। थैंक यू। एक्चुअली वो नहीं यश, मुझे नहीं जानना कि तुम्हें ये पैसे क्यों और किस काम के लिए चाहिए। तुम मेरे पति हो। अब हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। तुम्हारा मेरी हर एक चीज पर हक है। यश जाकर महिमा को पैसे और गहने देता है और महिमा बहुत खुश हो जाती है और नाचने गाने लगती है। मिल गया मुझको जेवर पैसा मिल गया, मुझसे अगर कोई जल गया, हो जल न दो, हो जल न दो। अरे नूतन, देख मेरा कमाल। चलो चलो, इस बुढ़ापे में ज्यादा उछलो मत अभी। और क्या आपका कमाल? हाँ, आइडिया तो मेरा था ना, बस उसे एग्जीक्यूट आपने किया है। चलिए अब ज्यादा खुश मत होइए और इन गहनों और पैसों का 50% मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं थोड़ी ना तेरी दुश्मन हूँ। देख, फिलहाल मैं इन्हें अपने पास ही रखती हूँ, फिर जब भी तुझे जरूरत पड़े तब ले लेना मेरे से। ओके ठीक है, संभाल के और सहज के रखना मम्मी। हाँ हाँ, अब तो उस बेला बहू की पूरी तिजोरी खाली करके मैं अपनी तिजोरी भरूंगी। महिमा ऐसे ही यश से कहकर बेला से पैसे, गहने और बाकी का कीमती सामान लेती रहती और अपनी तिजोरी भरती रहती। और बेला बिना सोचे समझे अपने पति को सब देती रहती। और भोला यश भी इस बात से अनजान होता है कि उसकी लालची माँ के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो बस किसी मशीन की तरह यहाँ से सुन के वहां जाता और वहां से सुनकर यहाँ आता। लेकिन एक दिन बेला छत पर बैठी महिमा और नूतन की बातें सुन लेती है।
हाय सच में मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे एक अमीर बहू मिली है जो पागलों की तरह मेरे बेटे से प्यार करती है। नहीं तो क्या, बेचारी बेला भाभी आंख बंद करके यश भाई को सब दे देती है। पर ये बात ना तो यश भाई को पता है ना ही बेला भाभी को कि असली मास्टरमाइंड तो आप हो। आप यश भाई को बोलती हो और वो जाकर बेला भाभी से पैसे और बाकी सामान मांग लेते हैं और फिर वो सीधा आपके पास आकर दे देते हैं। वही तो, ऐसे में मेरी इज्जत और ईगो दोनों भी बनी रहती है उस कलमुही के सामने। अगर मैं उससे मांगती ना तो वो मेरे दबाव में नहीं रह पाती और उल्टा मुझ पर ही हुक्म चलाती। महिमा और नूतन की सारी बातें सुनकर बेला हैरान और हक्का बक्का रह जाती है। माय गॉड, इतना बड़ा धोखा! इसका मतलब मेरी लालची सास अपनी ईगो को बनाए रखने के लिए यश का इस्तेमाल करके मुझसे पैसे मंगवाती है और खुद की तिजोरी भरती है। और बेचारा मेरा यश, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आएगा भी क्यों? कोई अपनी माँ को कभी गलत समझ ही नहीं पाएगा ना। बस बहुत हुआ, अब देखना मैं क्या करती हूँ। बेला बहुत गुस्सा हो जाती है और अब वो कुछ ऐसा प्लान करती है जिससे महिमा के सारे किए पर पानी फिर जाए। बेला कुछ गुंडों से बोलकर घर में चोरी करवाती है। ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे पैसे जाएंगे तो कोई गम पछतावा नहीं होगा, लेकिन तुम लोग जो पैसे चुराओगे उसे सूद समेत मुझे पकड़ाओगे, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। हाँ मैडम, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। जी मैडम। गुंडे चले जाते हैं और बेला मुस्कुराते हुए कहती है, आप देखना मम्मी जी क्या होता है। अब इन गुंडों की चोरी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएगी। उस एक फुटेज के लिए ही तो मैंने गुंडों को हायर किया, वरना मैं खुद ही उन पैसों को गायब कर देती अपने इन शुभ हाथों से। रात में गुंडे आकर महिमा और गगनलाल के कमरे की अलमारी में से आधे पैसे चुरा लेते हैं और फिर चुपके से बेला को थमा देते हैं, जिसके बाद अगली सुबह महिमा ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और पूरे घर में हंगामा मचा देती है। हाय राम, मेरे पैसे कहाँ चले गए, मेरे गहने कहाँ चले गए? अरे चोरी हुई है, चोरी! गगनलाल जी, नूतन, यश बेटा। सभी महिमा के पास आते हैं और फिर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करने पर पता लगता है कि 2 चोर आए थे जिन्होंने चोरी की है। ये सब देखकर महिमा गश खाकर गिर जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। स्ट्रेस की वजह से इनका बीपी शूट अप हो गया है। इन्हें ऐसी चीजों से दूर ही रखिए जो इन्हें टेंशन और ज्यादा स्ट्रेस दे, वरना इन्हें ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। जी जी डॉक्टर, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे, धन्यवाद। डॉक्टर चले जाते हैं और तभी बेला कहती है, देखिए आप सब, मम्मी जी की उम्र हो गई और मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मम्मी जी इन सारी चीजों की टेंशन ले और अपनी तबीयत खराब कर ले। इसलिए मैं ये सारे के सारे गहने और पैसे अपने पास रख लेती हूँ। पापा जी और यश तो काम में बिजी रहते हैं, नूतन भी सारा दिन कॉलेज में व्यस्त रहती है, घर में सिर्फ मैं ही रहती हूँ, तो मेरे पास ये पैसे और कीमती जेवर सही सलामत रहेंगे। हाँ बेरा बहू, तुम सही कह रही हो। महिमा, खबरदार जो आज के बाद अपनी अलमारी में एक जेवर भी रखा तो तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। हाँ मम्मी, सच में। यश सारे गहने, पैसे और बाकी कीमती सामान महिमा की अलमारी से निकालकर बेला को दे देता है और फिर बाद में अकेले में महिमा और नूतन सर पर हाथ धरे रोती हैं। मुझे तो आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अपने पास ही रख लेने चाहिए थे सारे गहने और पैसे। अरे अब क्या फायदा, जो जिसका था वो उसे ही मिल गया। हर कमरे के बाहर खड़ी बेला ये सब सुनकर हंसती है और इस तरह सास पर बहू भारी हो जाती है।